Hello everyone, I am Vandana Soni. Today I will start the chapter number 3rd Accounting Standard and IFRS. Let's start the definition. Principle of accounting are the rules of actions adopted by accountants universally while recording transaction. देखिए हमारे अकाउंट्स में कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं. वो फंडामेंटल प्रिंसिपल हमारे लिए क्या होते हैं? रूल्स होते हैं जो जनरली एक्सेप्टेड होते हैं, जिसे हम सभी लोग एक जैसा यूज़ करते हैं. ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है? आर द रूल्स ऑफ एक्शन. आपको जो भी हमें काम करना है हमारी अकाउंटिंग में, उसके रिगार्डिंग रूल्स है जो जनरल गाइडलाइंस है. एंड द अडॉप्टेड बाय द अकाउंटेंट्स यूनिवर्सली. यूनिवर्स में कहीं भी कोई भी अकाउंटेंट होगा वो बेसिकली इन्हीं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का यूज़ करेगा वाइल रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन. जब वो क्या करता है, अपने ट्रांजेक्शन्स को या इवेंट्स को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करता है. ये प्रिंसिपल कैसे होते हैं? जनरली एक्सेप्टेड. इसे सभी अकाउंटेंट्स कहीं भी बैठे हो, इंडिया में हो, अमेरिका में हो, यूके में हो, फ्रांस में हो, ईच एवरीवेयर, हम कहीं भी हो, यूनिवर्सली हम इन प्रिंसिपल्स का सेम एज यूज़ करते हैं. और ये प्रिंसिपल क्या होते हैं? जनरली गाइडलाइंस हैं या रूल्स बोल सकते हैं हम, जो हमारे लिए फंडामेंटल रूल्स है जिन्हें हम एज इट इज़ यूज़ करते हैं. इसके दो कॉन्सेप्ट हैं, एक होता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और एक होता है अकाउंटिंग कॉन्वेंशन. अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट मीन्स होता है जो हमें फंडामेंटल रूल्स दिए हुए हैं, हम इन रूल को क्या करते हैं, अपने बिजनेस में यूज़ करते हैं, एज इट इज़ उनका यूज़ किया जाता है. अकाउंटिंग कॉन्वेंशन, जब हम ये रूल फ्लेक्सिबल होते हैं, आप अपनी नीड और सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं. ये केवल आपके लिए गाइडलाइंस होती हैं. ठीक है, ये एकदम रिजिड नहीं होते कि आपको एज इट इज़ इन्हें यूज़ करना है. तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में हमने इन रूल्स को यूज़ किया, अपना बिजनेस में लेकर आए. अकाउंटिंग कॉन्वेंशन में होता है जब हम इन रूल्स का बहुत लंबे समय तक यूज़ करते जाते तो हमें कुछ अपने बिज़नेस के अकॉर्डिंग, हर सभी का बिज़नेस अलग अलग होता है, तो अपने अपने बिज़नेस के अकॉर्डिंग हमें कुछ इसमें मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड लगते हैं जिन्हें हम अपने बिज़नेस के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं. तो दैट इज़ अ अकाउंटिंग कॉन्वेंशन. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. फीचर्स क्या है इसके? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मेन मेड. प्रिंसिपल किसने बनवाए? भगवान ने बनाकर तो हमें भेजे नहीं है, ये किन्होंने बनाए हैं? मेन मेड, ह्यूमन ने ही इन्हें बनाया है. सेकेंड इज़ अ फ्लैक्सिबल. ये कैसे हैं? फ्लैक्सिबल है, रिजिड नहीं है. आपको ऐसा नहीं बोला गया है कि जो प्रिंसिपल बोले आपको एज इट इज़, आपके ऊपर प्रेशराइज नहीं किया है. आप उन्हें यूज़ करिए एज आपके लिए वो गाइडलाइंस है, आप उन्हें यूज़ करते हैं और जब यूज़ करते करते आपको उनके मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट्स होती है तब आप उन्हें अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ अ जनरली एक्सेप्टेड. अभी हमने डेफिनेशन में भी देखा था कि दिस प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड. जनरली एक्सेप्टेड मीन्स सभी लोग, चाहे मैं हूँ, आप हैं, कोई भी अगर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हम इन प्रिंसिपल्स को ऐसे ही यूज़ करेंगे, मेरे लिए अलग या आपके लिए अलग नहीं होंगे. ये क्या है? जनरली एक्सेप्टेड होते हैं. नेक्स्ट, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस. हमारे बिजनेस में हमारे कुछ अजम्पशंस दिए हुए हैं, तो वो हम क्या करते हैं, जब अकाउंटिंग करते हैं तो कुछ अजम्पशन के बेसिस पे करते हैं, है ना. कुछ अजम्पशंस चलते हैं. फर्स्ट होता है गोइंग कंसर्न. देखिए, गोइंग कंसर्न का मीन्स होता है कि हमारा बिजनेस जो होता है वो चलता जाता है ना, हम बिज़नेस को बंद नहीं कर रहे हैं. जैसे अगर मैंने आज अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है तो मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं इसे 4 महीने बाद या 6 महीने बाद या आफ्टर 1 ईयर मैं इसे बंद कर दूंगी. ये क्या होता है? कंटिन्यू होता है, चलता जाता है. गोइंग कंसर्न नेम से ही क्या हो रहा है? इंडिकेट कर रहा है कि ये गोइंग कंसर्न चलता रहता है हमेशा. बट अगर हम इसे ऐसे ही चलने देंगे तो क्या होगा? हमें हमारे बिज़नेस के ना तो प्रॉफिट का पता चलेगा ना लॉस का पता चलेगा. इसीलिए हम इस लॉन्ग पीरियड को क्या कर देते हैं? इंटरवल्स में बांट देते हैं, है ना. अलग अलग हम इंटरवल्स बनाते हैं और उस इंटरवल में तोड़ देते हैं. तो वो इंटरवल हमारे लिए कितने का होता है? 12 मंथ्स का होता है. ठीक है, ये 12 मंथ्स कौन से हो सकता है? हमारा फाइनेंशियल ईयर जो कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से कब से कहाँ तक होता है? 31 मार्च तक होता है. हम क्या करते हैं, हमारा जो इतना बड़ा बिजनेस है और जो इतने लॉन्ग पीरियड के लिए चलता रहेगा,
हमने उस इतने बड़े पीरियड को क्या करा, छोटे छोटे इंटरवल्स में बांट दिया। वो इंटरवल्स 12 मंथ्स का है और वो 12 मंथ्स होते हैं 1 अप्रैल टू 31 मार्च। हम एवरी 31 मार्च को क्या करते हैं, अपने बिजनेस को क्लोज नहीं करते हैं, हम केवल बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करते हैं, एक स्टॉप कर देते हैं कि जिससे हमें ये पता चल सके कि हमारा बिजनेस क्या किस कंडीशन में है, प्रॉफिट में है या लॉस में है। जैसे आप लोगों का एजुकेशन चलता रहता है, बट हम क्या करते हैं, हमने उस पूरे एजुकेशन को 12 मंथ्स के इंटरवल में डिवाइड कर दिया कि हम एवरी ईयर आपका एग्ज़ाम लेते हैं, आपकी पोजीशन को बताते हैं कि आप पास हुए, फेल हुए, या आपका कितना इवैल्यूएशन चल रहा है, आप कितने परसेंटेज गेन किया है। तो ये हमने क्या किया, आपके एजुकेशन को इंटरवल्स में डिवाइड किया। ऐसे ही बिजनेस कैसा होता है, गोइंग कंसर्न, बट हम उसकी कंडीशन को देखने के लिए क्या करते हैं, उसे इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं। सेकेंड इज़ अ कंसिस्टेंसी होती है। हर एक बिज़नेस में अकाउंटिंग करने के लिए बहुत सारी मेथड्स भी अवेलेबल है ना। कुछ चीज़ों के लिए हमें दी हुआ है कि आप जो भी आपको सूटेबल लगे हम उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी, हम जो चीज़ एक बार अडॉप्ट करते हैं उससे कम से कम थोड़े समय तक यूज़ करते रहते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन लगाने की मेथड को ही देखें कि हम जब अपने फिक्स असेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो 2 तरीके से लगाते हैं। एक लगाते हैं फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से लगाते हैं और एक रिड्यूसिंग से लगाते हैं। तो आपको जो मेथड पसंद हो आप वो यूज़, जो आपको सूटेबल लगे। अगर हम फिक्स्ड का यूज़ करते हैं तो हम उसे बार बार चेंज नहीं करते हैं कि आज मैंने फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड यूज़ करी है तो मैं नेक्स्ट ईयर उसे चेंज करूँगी, नहीं। आप उसे 4-5 साल या जब तक वो आपके पास असेट्स हैं आप उसका ही यूज़ करते रहेंगे। बाद में आप उसे क्या कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। एक्रूअल मतलब होता है जैसे ही ट्रांजैक्शन कोई एग्जीक्यूट होता है हम उसी फॉर्मेट में उसे एक्सेप्ट करते हैं, जिसे हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं। जैसे हमने डेफिनेशन में रीड किया था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, उसी को हम बोलते हैं एक्रूअल बेसिस। कि जैसे अभी हमारा डे स्टार्ट हुआ है और हमने किसी से गुड्स परचेज़ किया तो हम परचेज़ का ट्रांजैक्शन करेंगे। फिर कोई एक्सपेंसेस हो गया तो हम एक्सपेंसेस का करेंगे। फिर सेल हो गई तो हम सेल का करेंगे। हम एक बैठे नहीं रहेंगे कि जब सारी परचेज़ हो जाएगी तो हम एक साथ एंट्री कर देंगे या सारी सेल्स हो जाएगी तब एक साथ एंट्री करेंगे, नहीं। जैसे जैसे ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होता जा रहा है आप उससे क्या करते जाएंगे, नोट डाउन करते जाएंगे। एक्रूअल बेसिस मीन्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जिस ऑर्डर में ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है आप उसे नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। सम अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जब भी हम प्रिंसिपल्स की बात कर रहे थे वही कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, हम उन्हें देखते हैं। फर्स्ट होता है एंटिटी और बिजनेस एंटिटी। हमारे बिजनेस में हम बिजनेस को और इंडिविजुअल जो ऑनर है या पर्सन है हम उन दोनों को अलग अलग सेपरेट एंटिटी अलग अलग ट्रीट करते हैं, ठीक है ना। जिसको हम बोल सकते हैं कि बिजनेस और बिजनेसमैन, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है ना। हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, बट उसे ट्रीट कौन करता है, बिजनेसमैन करता है। और हम जो अपने बिज़नेस को रजिस्टर्ड कराते हैं वो बिज़नेस के नेम से कराते हैं, अपने नाम से बिज़नेस को रजिस्टर्ड नहीं कराते हैं। और जितनी भी लाइबिलिटी या जो भी ट्रांजैक्शन हम अपने बिज़नेस के जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं या कोई डील करते हैं कस्टमर के साथ वो सारी बिज़नेस के बिहाफ पर होती है, बिजनेसमैन के बिहाफ पर नहीं होती है। इट मीन्स एंटिटी और बिजनेस एंटिटी मतलब बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटी, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। सेकंड इज़ अ मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट हमने पहले भी देखा था कि हम बिज़नेस में केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को एक्सेप्ट करते हैं जो किससे रिलेटेड होती है, मनी से रिलेटेड होती है। अगर कोई ट्रांजैक्शन मनी में हम उसे कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं तो वो ट्रांजैक्शन हमारे बिज़नेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। थर्ड अकाउंटिंग पीरियड। अभी मैंने बताया था कि हम अपने बिजनेस को एक अकाउंटिंग पीरियड में डिवाइड कर देते हैं, जो क्या है, एक फाइनेंशियल ईयर है। वो टाइम है हमारा 1 अप्रैल टू 31 मार्च। हमने क्या करा, अपने जो गोइंग कंसर्न इतना लंबा टाइम था हमारे बिजनेस का, हमने उसे एक इंटरवल में तोड़ दिया। वो इंटरवल 12 मंथ्स का होता है और उसी को ही हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग पीरियड या फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा फुल डिस्क्लोजर।
जो हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं किस लिए बना रहे हैं, फुल डिस्क्लोज़र के लिए, कि हम अपने फाइनल अकाउंट्स को देखकर समझ जाएं कि बिज़नेस किस पोजीशन में। ये प्रिंसिपल इस तरीके से बनाए गए हैं कि आपको एक बार में ही सारी इन्फॉर्मेशन बिज़नेस की मिल जाएगी, मतलब इस तरीके से उन्हें बनाया गया है। हम फाइनल अकाउंट में बनाएंगे ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट, इन तीनों में वो सारी चीज़ें होंगी जो आपके पास बिज़नेस में है या आपने जो किया है, जितना कमाया है, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर लिखते हैं। तो ये प्रिंसिपल हमें क्या करता है, फुल डिस्क्लोज़र देता है कि हम एक ही बार में सारी इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अ मटेरियलिटी। मटेरियलिटी होता है, देखिए बिज़नेस में ज़रूरी नहीं, जैसे छोटा बिज़नेस है तो उसके लिए अगर लाख 2 लाख का खर्चा करना पड़ा तो वो उसके लिए बहुत बड़ी बात हो गई, है ना, क्योंकि कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है। बट ए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन 1 लाख और 2 लाख उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो मटेरियलिटी का मीन्स होता है क्या आपके लिए मटेरियल रखता है, क्या आपके लिए इम्पोर्टेंस रखता है ना। तो जो छोटे बिजनेसेस होते हैं उनके लिए अगर थोड़ा खर्चा भी हो जाता है या उनके लिए कुछ उन्होंने ऐसा एक्सपेंसेस किया तो वो उनके लिए मैटर करता है। बट इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन छोटा मोटा एक्सपेंसेस लाख 2 लाख के उनके लिए मैटर नहीं करते, क्योंकि उनका टर्नओवर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, प्रूडेंट और कंजर्वेटिज्म। प्रूडेंट और कंजर्वेटिज्म मतलब जो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, फेयर होने चाहिए, है ना। आप उसमें कोई भी विंडो ड्रेसिंग नहीं करें। विंडो ड्रेसिंग का मीन्स होता है आप उसमें अपने मन से या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ना दिखाएं, विंडो ड्रेसिंग ना करें। आप जो एक्चुअल हमारे पास डाटा है हमें वही एक्चुअल डाटा ही अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ अ कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट मीन्स होता है कि जब हम जिस दिन अपने प्रोडक्ट को परचेस करते हैं वही अमाउंट हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करते हैं। कि जैसे आज मैंने एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदा, वो 50,000 रुपीज़ का था, तो मैं आज की तारीख का ही अमाउंट क्या करूँगी, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नोट डाउन करूँगी, ठीक है ना। अब पता चला कल उस मार्केट प्राइस क्या हो गई, उस फ़ोन की डाउन हो गई, तो हमें कल वाले प्राइस से कोई मतलब नहीं। हमने जो आज परचेस किया है हम आज की ही वैल्यू क्या करेंगे, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखेंगे और उसे एवरी ईयर डेप्रिसिएशन लगा कर उसकी वैल्यू को क्या करते जाएंगे, रिड्यूस करते जाएंगे। मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है कि हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक होता है एक्सपेंसेस जब पैसा जाता है, एक होता है रेवेन्यू, एक में पैसा आता है, जिसे हम कैश इनफ्लो और आउटफ्लो भी बोल सकते हैं नॉर्मली, या हम रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं, रेवेन्यू को एक्सपेंसेस से मैच करते हैं कि हमारे पास कितना पैसा आया और कितना गया, ठीक है ना। मैचिंग में क्या हो गया कि जितनी भी रेवेन्यू हमारे पास आई है, जितना भी पैसा आया है, हम उसको किससे मैच करते हैं, एक्सपेंसेस से मैच करते हैं। फिर हमें फाइंड आउट होता है कि कितना पैसा हमारे पास बच रहा है, तो हमें रेवेन्यू को एक्सपेंसेस से क्या करना होता है, मैच करना होता है। डुअल एस्पेक्ट। डुअल एस्पेक्ट मीन्स होता है डेबिट और क्रेडिट। हर एक ट्रांजेक्शन का डुअल एस्पेक्ट होता है, हर एक ट्रांजेक्शन के दो इफ़ेक्ट होते हैं, एक वन साइड होती है डेबिट एंड द अदर साइड इज़ अ क्रेडिट। वही हमारा एक्चुअल ट्रांजेक्शन है और डुअल एस्पेक्ट की वजह से ही हम एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट कर सकते हैं। रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू रिकॉग्निशन मीन्स होता है, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल 1 जनवरी को मैंने क्या करी, एक सेल करी, ठीक है ना। वो सेल कैसी थी, क्रेडिट सेल थी, है ना। ये सेल कैसी थी, क्रेडिट सेल थी। और हमें जो हमारा डेटर है उसने कहा कि वो पेमेंट हमें कब करेगा, 1 फरवरी को पेमेंट करेगा, ठीक है ना। तो हम ट्रांजेक्शन किस दिन का मानेंगे, हम ट्रांजेक्शन इसी दिन मान लेंगे, ठीक है ना। हम रेवेन्यू अपना इसी दिन मान लेंगे कि हमारा पैसा, हमारा गुड्स इस दिन सेल हो गया है और हमारा पैसा आ जाएगा, है ना। हम इसी दिन क्या करेंगे, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सेल्स की एंट्री कर देंगे और उसको ट्रीट करेंगे कि ये पैसा हमारा आ जाएगा। हमें पता है आज नहीं आएगा, 1 महीने बाद आएगा, बट आएगा, है ना। इतना तो हमें अपने डेटर्स पे बिलीव है, अगर नहीं है तो हम उससे बिल लिखवा लेंगे, तो फिर हमें उस पर बिलीव होगा कि वो हमें क्या करेगा, पैसे देगा। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन, जिस दिन आपका ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होता है हम उसी दिन क्या कर लेते हैं, उसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नोट डाउन कर लेते हैं। नेक्स्ट है वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव। वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव मीन्स होता है कि जब आप जो भी ट्रांजेक्शन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखते हैं वो एविडेंस हो, उसका एविडेंस होना चाहिए,
है ना, कोई उसका बिल हो, कोई वाउचर हो, कोई कैश मेमो हो, कोई ना कोई तो प्रूफ होगा। आपने अगर गुड्स परचेस किया है तो आपने वहाँ से कुछ तो लिया होगा, जहाँ से जहाँ से आपने गुड्स खरीदा है ना, जहाँ गुड्स सेल किया है तो आपने उसे कोई एज अ बिल कुछ तो दिया होगा, कोई एविडेंस दिया होगा। तो एविडेंस के बेस पे ही हम क्या करते हैं, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाते हैं। विदाउट एविडेंस हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन नहीं करते। तो ये कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने ट्रांजेक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखते हैं। थैंक यू।